सबसे पहले हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं। ठीक है। उदाहरण देखो क्या है। सबसे पहले उदाहरण में एक स्टैंड है। स्टैंड में एक रिंग लगा हुआ है। एक रिंग लगा हुआ है और रिंग के ऊपर एक बॉल रखा है। ये बॉल जो है क्या हो रहा है, नीचे नहीं गिरेगा, इस रिंग में अटक जाएगा। लेकिन अगर एक कैंडल, एक मोमबत्ती की मदद से इस रिंग को हम गर्म करें, इस रिंग को अगर हम गर्म करें तो कुछ देर बाद देखेंगे गर्म होने के बाद ये बॉल क्या होगा, अपने आप नीचे गिर जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ? पहले जब बॉल इससे नहीं गिर रहा था, यानी बॉल का आकार जो था वो रिंग से बड़ा था, बॉल का आकार वो रिंग से बड़ा था, इसलिए बॉल नीचे नहीं आ रहा था। तो ऐसा गर्म करने से, इस रिंग को गर्म करने से क्या हुआ कि बॉल नीचे गिर गया। तो जाहिर सी बात है, रिंग का आकार बड़ा हो गया होगा बॉल के आकार से, तभी ये बॉल नीचे गिरा है कि नहीं। सोचो इसके बारे में। एक और उदाहरण देखो। अगर इसी इसी रिंग को, इसी उदाहरण में एक और चीज़ देखते हैं कि ये बॉल नीचे गिर गया। ठीक है। ठीक। अब इस रिंग को कुछ देर के लिए हम ऐसे ही रख दें। ये मोमबत्ती भी हम लोग हटा ले रहे हैं, रिंग को अगर ऐसे ही रख दें और दोबारा से अगर बॉल को रखेंगे यहाँ, दोबारा से अगर बॉल को रखें तो देखेंगे बॉल फिर अटक जा रहा है। यानी ये जो रिंग बड़ा हो गया था, असल में वो रिंग दोबारा छोटा हो गया, फिर बॉल अटक जाएगा। फिर अगर हम इसमें मोमबत्ती नीचे लगाएं और रिंग को गर्म करें, फिर कुछ देर बाद देखेंगे वो बॉल फिर नीचे गिर गया, यानी फिर रिंग का आकार बड़ा हुआ। यानी ऊष्मा देने से रिंग का आकार बड़ा हुआ। और जब वहाँ पे हम लोग मोमबत्ती हटा ली, यानी ऊष्मा हटा ली, यानी ऊष्मा हटा लेने से जब इसका तापमान कम हो रहा है रिंग का, रिंग दोबारा छोटा हो जा रहा है कि नहीं। क्लियर। तो इस उदाहरण से हम देख रहे हैं कि ऊष्मा देने से रिंग का आकार बढ़ रहा है और ऊष्मा हटा लेने से रिंग दोबारा छोटा हो जा रहा है। ठीक। दूसरा उदाहरण देखते हैं, ये क्यों हो रहा है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दूसरा उदाहरण देखते हैं। तुमने देखा होगा रेल की पटरियाँ, रेल की पटरियों के बीच में कुछ निश्चित दूरी में इस तरह के गैप रहते हैं, यानी अंतर रहता है। यानी रेल की पटरियाँ एकदम जुड़ी हुई नहीं रहती है, बीच में खाली स्थान रहता है। तो कभी सोचा ऐसा क्यों? तो इसी उदाहरण से देखो, जो उदाहरण हमने अभी पढ़ा, गर्मी के दिनों में या इसके ऊपर से जब रेलगाड़ियाँ जाती हैं रेल ट्रैक के ऊपर से, तब घर्षण के कारण ये ट्रैक जो है, रेल की पटरियाँ जो है अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा ये धातु के जो पटरियाँ हैं ये अत्यधिक गर्म हो जाती है जब इसके ऊपर से मालगाड़ी गुजरे या रेलगाड़ी गुजरे, या इवन गर्मी के दिनों में भी ऊष्मा के कारण ये पटरियाँ बहुत गर्म हो जाती हैं। तो हमने इस उदाहरण से देखा, जब धातु की कोई भी वस्तु को गर्म किया जाता है तो क्या होती है, वो फैलती है और ठंडा की जाए तो दोबारा सिकुड़ जाती है। तो अगर मान लो ये जॉइंट रहता है, ये जुड़ा हुआ रहता है, और इसके ऊपर से कोई गाड़ी गुजर रही है, रेलगाड़ी गुजर रही है, या गर्मी के दिनों में ये ऊष्मा ग्रहण कर रही है इन्वायरमेंट से या वातावरण से ऊष्मा ग्रहण कर रही है, तो क्या होगा, ये इतनी गर्म हो जाएगी ये पटरियाँ कि ये पटरियाँ क्या होगी, फैलने लगेंगी। और पटरियाँ अगर फैलेंगी तो उनका आकार कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। तो पटरियाँ क्या ऊबड़ खाबड़ हो जाएंगी। तो ऊबड़ खाबड़ पटरी के ऊपर से रेलगाड़ी जाएगी तो क्या होगा, दुर्घटना घटेगी। तो इसीलिए क्या होता है, दो ये रेल गाड़ी की जो पटरियाँ होती हैं, उन पटरियों के बीच में ये अंतर रखा जाता है, उन्हें पूरा जोड़ के नहीं रखा जाता, ताकि जब इसके ऊपर से रेलगाड़ी गुजरे तब जब ये गर्म हो तो फैल के, जब ये फैलेगा, ये दोनों पटरियाँ फैलेंगी तो आपस में जुड़ जाए। और फिर जब रेलगाड़ी चली जाएगी उसके बाद क्या होगा, फिर ये धीरे धीरे ठंडी होंगी, ठंडी होने से वापस अब सिकुड़ जाएंगी तो वापस अपनी जगह पे चली जाएंगी। ठीक। तो ऐसा क्यों हुआ ये भी हम जानेंगे। इलेक्ट्रिकल वायर क्या है? तुमने देखा होगा तुम्हारे घर के में किसी भी दो दो विद्युत के खंभों के में तार लगे रहते हैं, है ना। गर्मी के दिनों में देखोगे वो तार तुम्हें थोड़े झूले हुए, लटके हुए लगेंगे। गर्मी के दिनों में वो तार तुम्हें थोड़े लटके हुए लगेंगे, लेकिन ठंडी के दिनों में तार एकदम सीधे तने हुए लगेंगे। ठीक। ऐसा क्यों? तो यहाँ पे भी वही ऊष्मा है। गर्मी के दिनों में तार इतने गर्म हो जाते हैं कि ये तार क्या होते हैं, फैल जाते हैं, तार फैल के झूल जाते हैं, लटक जाते हैं। और सर्दी के दिनों में क्या होता है, ये सिकुड़ जाते हैं। सर्दी के दिनों में क्या होता है, इसमें सिकुड़न होती है और ये तार एकदम खिंच जाते हैं। तो अगर ऐसा होता, रेल के तारों, यानी रेल जिन पटरियों पर चलती है उसके ऊपर जो विद्युत की तारें होती हैं, उन तारों में अगर ऐसा होता तो क्या होता, वो गर्मी के दिनों में तार झूल जाते, और उसके ऊपर, इसके नीचे जब ट्रेन जाते तो ट्रेन का जो पेंटोग्राफ इसमें से खिंचता हुआ जाता, तो जब झूला हुआ होता तो वहाँ से कट जाता। तो इसीलिए ख्याल किया होगा, रेल के जो विद्युत के खंभे होते हैं वहाँ पे तुम्हें इस तरह से वजन लटकाए हुए दिखेंगे। दो खंभों के बीच में इस तरह से पुली के जरिए वजन लटकाया हुआ होता है।
अब ये क्यों होता है? गर्मी के दिनों में क्या किया जाता है, गर्मी के दिनों में इसमें ज़्यादा वजन लगा दिया जाता है। ठीक, ज़्यादा वजन लगाने से क्या रहता है, ये तार एकदम तना हुआ रहता है, तार एकदम तना हुआ रहता है। और ठंडी के दिनों में वजन को थोड़ा कम कर देते हैं ताकि इसमें ज़्यादा दबाव ना पड़े। ठीक, ये भी घटना किस वजह से हुई है, वही ऊष्मीय प्रसारण। ये उदाहरण देखो, थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर में ये जो उदाहरण हमने पढ़े थे, रिंग का उदाहरण बोलो या रेल ट्रैक का या तारों का, ये सब ठोस वस्तुओं के ऊपर उदाहरण था, है ना। थर्मोमीटर में क्या होता है, थर्मोमीटर सबके घर में देखा होगा तुम लोगों ने। थर्मोमीटर में जब भी यहाँ ऊष्मा प्रदान की जाती है, यानी जब भी किसी को बुखार होता है उसको मुंह में डाला जाता है या बगल में रखा जाता है, तो देखते हैं उसके अंदर का पारा जो है धीरे 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 ऊपर की तरफ चढ़ रहा है कि नहीं। तो ये हो क्या रहा है, यानी ये पारा किस अवस्था में, तरल अवस्था में। यानी तरल वस्तु, कुछ ऐसी वस्तुएं भी है जो तरल है, लिक्विड अवस्था में है, उनको भी अगर ऊष्मा प्रदान की जाए तो वो धीरे धीरे फैलते, यानी ऊपर की तरफ आ रही है, फैल रही है। ठीक, और जैसे ही हम लोग ऊष्मा हटा लेते हैं, यानी मुंह से बाहर निकाल लिया, तो क्या होता है, धीरे 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 वो नीचे की तरफ आती है। ठीक, और उसके बाद हम लोग जब झाड़ते हैं तो एकदम नीचे आ जाती है। तो ये है थर्मोमीटर। ये भी किस लिए हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ऊष्मीय प्रसारण हो रहा है, नहीं लेकिन किस में हो रहा है, तरल में हो रहा है। ठीक, ये देखा होगा, ये उदाहरण, ये है हॉट एयर बलून, यानी गर्म गुब्बारा। देखा होगा, टीवी में देखा होगा, वास्तव में शायद ना देखा हो, टीवी में तुमने देखा होगा, डिस्कवरी चैनल में देखा होगा कि बड़े बड़े गुब्बारे होते हैं जिसमें मनुष्य बैठते हैं। ठीक, और वह आकाश में उड़ते हैं। तो वहाँ देखा हो, गुब्बारे के नीचे यहाँ पे आग लगी रहती है, यहाँ पे आग लगाते हैं और गुब्बारा आकाश में उड़ जाता है। तो वो आग क्यों लगाते हैं, जब आग लगाते हैं, यहाँ पे जो आग जलती रहती है, उस आग से क्या होती है, इस आसपास की, इस गुब्बारे के अंदर की जो हवा है वो गर्म होती है, और गर्म हवा क्या होती है, हल्की होकर ऊपर की तरफ जाती है या फैलने लगती है, यानी उसका आयतन बढ़ता है, वो फैलने लगता है, और इसीलिए गुब्बारा क्या होता है, फूल जाता है। और हवा जब गर्म होती है तो ऊपर की तरफ जाती है, और इसीलिए वो गुब्बारे को ऊपर की तरफ खींचती है, गुब्बारा ऊपर की तरफ चला जाता है, हल्के होने की वजह से ऊपर की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पे भी तुम देखोगे, यहाँ पे क्या प्रसारण हो रहा है, यहाँ पे गैस का प्रसारण हो रहा है। ठीक, इस उदाहरण में हमने ठोस देखा था, यहाँ पे हमने देखा तरल का ऊष्मीय प्रसारण, और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ गैस का ऊष्मीय प्रसारण हो रहा है। यानी पदार्थ के तीनों अवस्थाएं, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो तरल हो, चाहे वो गैस हो, तीनों में ही ऊष्मीय प्रसारण होता है। अब ऊष्मीय प्रसारण क्या है, ऊष्मीय प्रसारण क्या है, यानी किसी भी पदार्थ को जब हम लोग ऊष्मा प्रदान करते हैं तो ऊष्मा ग्रहण करके क्या होता है, वो प्रसारण, वो फैलता है। ठीक, इसी घटना को ऊष्मीय प्रसारण कहते हैं। तो ये हमने उसको उदाहरण कुछ देखे जो हमारे दैनिक जीवन में हम लोग देख पाते हैं, और इसकी परिभाषा हम जानेंगे। ठीक, इसकी परिभाषा क्या हम लोग जानेंगे। तो ये ऊष्मीय प्रसारण के कुछ उदाहरण हमने देखे। ठीक है, क्लियर हुआ। आज के क्लास में हम लोग बच्चों फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान के क्लास 10 के चैप्टर 4 ऊष्मीय घटना या थर्मल फेनोमिना के बारे में जानेंगे। तो ऊष्मीय घटना या थर्मल फेनोमिना, ऊष्मा के बारे में तुमने इसके पहले क्लास में जाना है। ऊष्मा क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा देने से क्या होता है, तापमान में परिवर्तन होती है। ऊष्मा निकल जाएगा तो तापमान कम हो जाएगा। ये सब क्लास 8 में तुम लोग जान चुके हो। क्लास 10 में हम जानेंगे सबसे पहले ऊष्मीय प्रसारण के बारे में। प्रसारण, अब नाम ही से तुम्हें समझ में आ रहा है, ऊष्मीय प्रसारण या थर्मल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन यानी बढ़ना, प्रसारण यानी फैलना। ठीक, तो ऊष्मीय प्रसारण है क्या, ये तुमने देखा भी होगा। किसी भी ठोस वस्तु को जब हम ऊष्मा प्रदान करते हैं, तो वो वस्तु क्या होती है, ऊष्मा ग्रहण करके तापमान में परिवर्तन होता है, यानी पहले के मुकाबले उसका तापमान बढ़ जाता है क्योंकि वो ऊष्मा ग्रहण कर रहा है, और तापमान बढ़ने के फलस्वरूप उसके आकार में परिवर्तन होता है, यानी वो फैल जाता है, यानी वो बड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं देखें, मेरे पास ये तार है, ठीक है, इसको अगर मैं ऊष्मा प्रदान करूँ तो ये आकार में बड़ा हो जाएगा, आकार में लंबा हो जाएगा। तो ऊष्मा प्रदान करने के फलस्वरूप इसमें क्या होगा, ये ऊष्मा ग्रहण करेगा, तापमान में वृद्धि होगी, और तापमान की वृद्धि होने के फलस्वरूप क्या होगा, इसका लेंथ जो है इसकी जो लंबाई जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये जो घटना है कि तापमान के परिवर्तन के फलस्वरूप ये जो इसका प्रसारण हो रहा है, इसी घटना को ही हम लोग कहते हैं ऊष्मीय प्रसारण। यानी ऊष्मा ग्रहण करके कोई भी ठोस में जो प्रसारण होता है,
उसी को कहते हैं ऊष्मीय प्रसारण। अब खाली क्या प्रसारण ही होगा? नहीं, क्योंकि हमें जैसे मालूम है ऊष्मा किसी वस्तु से निकाल लेंगे तो क्या होता है, वो उसका तापमान कम हो जाता है। तो तापमान कम होने से वस्तु में संकुचन भी होता है। जैसे उदाहरण के लिए तुमने देखा होगा कि तो ऊष्मीय प्रसारण किसे कहते हैं, ये समझ गए? ठीक। तो क्या ऊष्मीय प्रसारण सिर्फ ठोस में ही होता है? नहीं, ऊष्मीय प्रसारण जैसे कि हमें मालूम है पदार्थ 3 अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और तरल, या ठोस, द्रव और तरल बोला, ठोस, तरल और गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ठीक। तो ऊष्मीय प्रसारण इन तीनों अवस्था में होता है, लेकिन इन तीनों अवस्था में ऊष्मीय प्रसारण की जो मात्रा है वो अलग अलग होती है। और ये ऊष्मीय किस पदार्थ में कितना ऊष्मीय प्रसारण होगा, ये निर्भर करेगा किसके ऊपर? एक तो निर्भर करेगा ऊष्मा की मात्रा पर। ऊष्मा की मात्रा यानी कितनी ऊष्मा दी जा रही है, ज़्यादा दी जा रही है, कम दी जा रही है, इस मात्रा पर निर्भर करेगा। दूसरा निर्भर करेगा पदार्थ की प्रकृति पर, यानी क्या वो पदार्थ ठोस है कि द्रव है कि गैस है। और तीसरा निर्भर करेगा आकार पर। अब आकार जनरली किस पर निर्भर करेगा? हमें जैसे मालूम है कि गैस या तरल का कोई आकार तो नहीं होता, यानी आकार जो है वो निर्भर कर रहा है किसके लिए? ठोस के लिए। यानी इन तीन चीज़ों पर ऊष्मीय प्रसारण निर्भर करेगा। अब देखो, अगर हम एक फ्लो चार्ट बनाएं कि ऊष्मीय प्रसारण पदार्थ की 3 अवस्था में कैसे बनता है, ध्यान से देखो। अगर पदार्थ सॉलिड है या अगर हम कहें ठोस है, अगर पदार्थ सॉलिड है या ठोस है तो इसमें ऊष्मीय प्रसारण 3 रूप में होते हैं। सबसे पहले होता है उसकी लंबाई में वृद्धि, यानी लीनियर एक्सपेंशन। लंबाई में वृद्धि, ठीक, इसे हम लोग कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन, यानी लेंथ वाइज, यानी उसकी लंबाई बढ़ रही है। सॉलिड का ये एक प्रकार है। सॉलिड का दूसरा प्रकार क्या है? एरिया या क्षेत्रफल में वृद्धि, इसे हम कहते हैं सरफेस या सुपरफिशियल एक्सपेंशन, सरफेस या सुपरफिशियल एक्सपेंशन। और तीसरा जो प्रकार है वो है आयतन में वृद्धि, जिसे हम लोग कहते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो अगर पदार्थ ठोस अवस्था में है तो ठोस अवस्था में ऊष्मा के कारण, यानी ऊष्मा ग्रहण करके या ऊष्मा बाहर निकलने के कारण सॉलिड में, ठोस में 3 प्रकार का ऊष्मीय प्रसारण होता है। या तो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, तो उसे कहते हैं हम लोग लीनियर एक्सपेंशन, या क्षेत्रफल में वृद्धि जिसे हम लोग कहते हैं सरफेस या सुपरफिशियल एक्सपेंशन, या आयतन में वृद्धि जिसे हम कहते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो ये ठोस। लेकिन अगर वस्तु फ्लूइड अवस्था में हो या द्रव अवस्था में, अब द्रव अवस्था में जो है वो या तो तरल अवस्था में हो सकता है या गैसीय अवस्था में होता है, तो इस अवस्था में सिर्फ एक ही प्रकार का प्रसारण होगा, वो है आयतन में वृद्धि या वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो वस्तु पदार्थ अगर फ्लूइड अवस्था में है, यानी तरल या गैसीय अवस्था में, क्योंकि हमें मालूम है तरल का और गैस का दोनों का ही अपना कोई आकार नहीं होता है, सिर्फ उसमें क्या हमें मिलता है, उसका हमें आयतन, यानी जिस पात्र में उसे रखा है उसका आयतन हम ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्लूइड के केस में यानी चाहे वो गैस हो या तरल हो, उसमें जो ऊष्मा के कारण, ऊष्मा ग्रहण करने के कारण उसमें जो परिवर्तन होता है, जो प्रसारण होता है, वो सिर्फ आयतन में होता है, वो सिर्फ आयतन में होगा। इसीलिए उसे हम कहेंगे आयतन में वृद्धि या वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक, अब हम एक एक करके इन सभी के बारे में जानेंगे कि ये लीनियर एक्सपेंशन या लंबाई में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि या आयतन में वृद्धि, ये हम लोग किस तरह से मापते हैं या ये इसका मतलब क्या है, ये अभी हम लोग जानते हैं। तो जैसे कि तुमने जाना कि ऊष्मीय प्रसारण से ठोस या द्रव यानी फ्लूइड, तरल हो या चाहे वो गैस हो,
उसमें किस तरह से प्रसारण होता है। ठीक, अभी प्रसारण होता क्यों, किस कारण से प्रसारण होता है, चाहे वो ठोस हो या चाहे वो तरल हो या गैस हो। अब देखो, हमें मालूम है पदार्थ अणुओं से बना हुआ है और किसी भी पदार्थ में अणुओं के बीच में एक आकर्षण बल होता है। अब अगर हम सॉलिड का उदाहरण लें जो समझने में आसानी होगी, तो सॉलिड में मालूम है अणु किस प्रकार से अरेंज रहते हैं, एक क्रिस्टल में एक एरे के रूप में अरेंज होते हैं इस प्रकार से। ये सारे इस क्यूब के ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सब क्या है, मान लो ये अणु है। तो अणुओं के बीच में, किसी भी दो अणुओं के बीच में हमेशा एक आकर्षण बल है, एक अट्रैक्शन है। और ये अट्रैक्शन क्या है, एक इलास्टिक अट्रैक्शन है और ये एक स्प्रिंग की तरह काम कर रहा है। ठीक, तो जब भी ऊष्मा ग्रहण, जब भी ये अणु जो है, जब भी ये पदार्थ जो है ये ऊष्मा ग्रहण करेगा, तो क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, ये डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। जनरली जब ये ऊष्मा ग्रहण करेगा तो सबसे पहले ये अपने ही पोजीशन में ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा, यानी हिलना स्टार्ट करेगा अपनी ही पोजीशन में। ठीक, ऊपर नीचे वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा। जितनी ज़्यादा ये ऊष्मा ग्रहण करेगा, ये वाइब्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये इलास्टिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, इसे तोड़ के बाहर निकल जाएगा, यानी तब ये मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। यानी तब ये दूरी जो है, इन दोनों एटम्स के बीच की दूरी जो है और ज़्यादा बढ़ेगी। यानी और ज़्यादा बढ़ेगी तो देखो क्या हो रहा है, ये फैल रहा है। इसके लेंथ में क्या हो रहा है, इसके लेंथ में क्या हो रहा है, ये लेंथ बढ़ जा रहा है। तो यही है तुम्हारा कारण ऊष्मीय प्रसारण का, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो गैस हो, इसी कॉन्सेप्ट में ऊष्मा ग्रहण करके वो फैल जाता है। ठीक है, तो यह कॉन्सेप्ट तुम्हारा ऊष्मीय अब हम लोगों ने ये तो जान लिया कि किस प्रकार से ऊष्मीय प्रसारण के कारण किसी पदार्थ में प्रसारण होता है। अब हम एक एक करके जानेंगे लंबाई में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि या आयतन में वृद्धि असल में किसी पदार्थ में किस रूप में होती है। तो ध्यान दो, मेरे पास एक पतला सा तार है, एक स्क्वायर प्लेट है और एक क्यूबॉइडल आकार का बॉक्स है। जस्ट मान लो कि ये सारे धातु के बने हुए हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं सारे धातु के बने हुए हैं, यानी इनमें ऊष्मीय प्रसारण अच्छा होगा। ठीक, तो अगर मैं इस तार के बारे में सोचता हूँ तो ये तार क्या है, एक आयामी है, यानी वन डायमेंशनल है। इसमें अगर तापमान में परिवर्तन किया जाए, यानी इसमें अगर ऊष्मा प्रदान की जाए, तब ये क्या होगा, इसकी लंबाई बढ़ेगी। ये इस तरफ से लंबा होगा, ये इस तरफ से, या तो इस तरफ से ये लंबा होगा। यानी ये जो इसका अंतर हो रहा है, इसके साइज़ में जो अंतर हो रहा है, वो असल में क्या है, इसके लंबाई में अंतर हो रहा है। यानी इस एक आयामी चीज़ में, इस एक आयामी तार में हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो एक्सपेंशन हो रहा है, यहाँ पे वृद्धि हो रही है, वो है लंबाई में वृद्धि। इस स्क्वायर प्लेट में देखो, स्क्वायर का क्या, एक लंबाई है और एक चौड़ाई है। अब जब इसमें ऊष्मा प्रदान की जाएगी तब क्या होगा, इसकी लंबाई भी बढ़ेगी, चौड़ाई भी बढ़ेगी। तो असल में बढ़ क्या रहा है, लंबाई और चौड़ाई हमें मालूम है, दोनों मिला के असल में क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक, लंबाई गुने चौड़ाई। तो अगर इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ही बढ़ रही है तो असल में क्या बढ़ रहा है, इसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है। तो एक टू डायमेंशनल, यानी दो आयामी अगर कोई वस्तु है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों है, तो उसमें अगर ऊष्मा प्रदान की जाए तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है, इसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है। उसी का हम कहेंगे सुपरफिशियल या सरफेस एक्सपेंशन। ठीक, ये क्या है, एक क्यूबॉइडल बॉक्स है, इसकी एक लंबाई भी है, इसकी एक लंबाई है, एक चौड़ाई है और एक ऊंचाई है। तो इसमें अगर ऊष्मा प्रदान की जाए तो इसकी लंबाई भी बढ़ेगी, इसकी चौड़ाई भी बढ़ेगी और इसकी ऊंचाई भी बढ़ेगी। ठीक, अपने आकार से ये बड़ा होगा, लंबाई भी बढ़ जाएगा, चौड़ाई भी बढ़ जाएगा, ऊंचाई भी बढ़ेगा। और जब तीनों लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जब तीनों एक साथ बढ़ रहे हैं तो असल में इसका क्या बढ़ेगा, इसका बढ़ेगा आयतन, क्योंकि हमें क्या मालूम है, आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसका क्या बढ़ रहा है, आयतन बढ़ रहा है। तो इस केस में हमने देखा कि क्या हो रहा है कि अगर कोई भी थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, यानी तीन आयामी अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों है, तो उसमें अगर ऊष्मा प्रदान की जाए तो उसका क्या बढ़ रहा है, उसका हो रहा है आयतन में वृद्धि, यानी वॉल्यूम एक्सपेंशन। क्लियर। तो हमने देखा वन डायमेंशनल अगर ऑब्जेक्ट है तो लंबाई में वृद्धि,
2 डायमेंशन लंबाई चौड़ाई दोनों है तो उसमें क्या होगा, क्षेत्रफल में वृद्धि, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर तीनों किसी वस्तु में है तो उसमें क्या हो रहा है, आयतन में वृद्धि हो रही है। ठीक, तो अब हम जानेंगे एक एक करके ये लंबाई में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि और आयतन में वृद्धि का गणितीय रूप क्या है, और उसी गणितीय रूप से हम ये भी जानेंगे कि रैखिक प्रसारण गुणांक, क्षेत्रफल प्रसारण गुणांक या सुपरफिशियल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, या आयतन प्रसारक गुणांक या कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, इन तीनों के बारे में एक एक करके हम लोग जानेंगे। ठीक।